हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ लेक्चर 64, जो मैंने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ स्टार्ट की है कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए। और ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे पीजीटी कॉमर्स एज वेल एज़ यूजीसी नेट कॉमर्स के लिए। ओके, और इससे पहले लेक्चर 63 तक मैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस डिस्कस कर चुकी हूँ इन डिटेल। इससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस होगी, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर है, आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे। ओके, और अगर अभी तक आप लोगों ने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन यू कैन सब्सक्राइब, ताकि आपको मेरे अपकमिंग वीडियोस का टाइमली नोटिफिकेशन मिल सके अगर आप बेल आइकन भी प्रेस करते हो। ओके, और आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ पर भी अपनी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 64 को। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो स्टेटमेंट्स दी हुई हैं आपको यहाँ पे, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ये सबसे पहले क्वेश्चन आपका रिलेटेड है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। ओके, कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। आपने पढ़ा होगा कि 3 टाइप की एक्टिविटीज़ की बात करते हैं हम लोग। कौन कौन सी? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट है ये आप लोगों के लिए। ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। तो आपको पहले बोला है कि डिविडेंड रिसीव, अगर आपको डिविडेंड रिसीव हो रहा है तो ये आपका फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, अगर हम जनरल बात करें तो। सबसे पहले ये समझिए, देखो डिविडेंड आपको तभी रिसीव होगा जब आपने कहीं इन्वेस्ट किया होगा, तभी रिसीव हुआ होगा। यानी कि मान लो आपने किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट किया है, अब इन्वेस्टिंग का पार्ट है, अगर आपको डिविडेंड मिल रहा है तो दैट इज़ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, तो ये हो जाएगा गलत। ठीक है, स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस को या वैसे भी आपने बिल्कुल लॉजिकली करना है, कोई भी जल्दी नहीं करनी है। उसके बाद आपको बोला है डिविडेंड पेड इज़ अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। अब ये गलत है, उल्टा दिया हुआ है। देखो, अगर आपने कहीं से फाइनेंस, यानी कि जो आपके करते हैं ना, आपका कैपिटल स्ट्रक्चर वगैरह होता है, आप सोर्सेज से फंड्स रेज करते हैं, आपने क्या है डिविडेंड पे किया, यानी कि कहीं लोगों ने आपकी फर्म में इन्वेस्ट किया होगा, कंपनी में इन्वेस्ट किया होगा, तभी तो आप उनको डिविडेंड दे रहे हैं। तो डिविडेंड पेड अगर आए तो ध्यान रखना वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में आता है, और अगर आपको डिविडेंड रिसीव हुआ है तो ये आपका इन्वेस्टिंग में। लेकिन यहाँ दोनों उल्टे दिए हुए हैं, तो ये दोनों के दोनों स्टेटमेंट गलत है। सो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? बोथ द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स हियर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। सबसे पहले तो आपने नोट वर्ड बहुत ध्यान से पढ़ना है अपने पेपर में। ठीक है, अब आपसे पूछा है कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल। स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या होता है, आपको मीनिंग पता होगा। स्पैन ऑफ कंट्रोल का मतलब ये होता है कि एक मैनेजर या एक सुपीरियर जो है कितने लोगों को अच्छे से कंट्रोल कर पाता है। जैसे मान लो हम कहीं एवरेज स्पैन ऑफ कंट्रोल में 5 या 6 सबऑर्डिनेट्स होने चाहिए, बाकी डिपेंड करता है सर्कमस्टांसिस पे। तो नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल क्या है समझिए, यानी कि मान लो ये सुपीरियर है। नैरो का मतलब ये है कि इसके नीचे काम करने वाले लोग कम हैं, है ना, तभी तो ये नैरो है। फिर यहाँ पर देखिए आप, उसके बाद आगे हो जाएगा, नैरो का मतलब काम करने वाले लोग नीचे कम है जिनको वो कंट्रोल कर रहा है। तो अब आपको बताना कौन सा ट्रू नहीं है। देखो, मैनेजर फर्स्ट है, मैनेजर कैन क्लोजली सुपरवाइज एक्टिविटीज ऑफ द सबऑर्डिनेट्स। जब आपको पता है आपके अंडर काम करने वाले लोग कम है तो आप इजीली उनको सुपरवाइज कर पाएंगे। अगर आप उनको इजीली सुपरवाइज कर जाएंगे तो बिल्कुल ट्रू है आपका नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल में। तो हमने नॉट ट्रू बताना है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन कैंसिल। देयर कैन बी बेटर कम्युनिकेशन अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बिल्कुल कम लोग हैं, देखो सबऑर्डिनेट कम है तो आपस में वो अच्छे से सुपीरियर के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे, तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। इट प्रमोट्स पर्सनल रिलेशनशिप अमंग सुपीरियर एंड सबऑर्डिनेट। बिल्कुल, अगर कम नंबर है एम्प्लॉयज़ का जो अंडर उसके काम कर रहे हैं तो उनके अंदर जो रिलेशनशिप्स हैं वो क्या होते हैं? बेटर होते हैं। उसके बाद इट क्रिएट्स लेस लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ये चीज़ गलत लिखी हुई है। नैरो स्पैन ऑफ कंट्रोल है, कम लोग काम कर रहे हैं तो हमारे लेवल्स जो हैं वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा होता कि एक पर्सन नीचे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं तो हमारे लेवल कम हो जाते, लेकिन यहाँ पर बढ़ जाएंगे हमारे लेवल, तो ये चीज़ गलत है। तो हमसे वही पूछा कौन सा ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा? फोर्थ वाला। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा और बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके एक अपोजिट होता है हमारा वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल। वाइडर स्पैन ऑफ कंट्रोल में क्या होता है आपका कि एक सुपीरियर के अंडर बहुत सारे लोग काम करते हैं, तो वो चीज़ आप लोगों ने ध्यान रखनी है, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना।
नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्ट ऑफ ऑडिटिंग। आपको ये बताना है जो कौन सा मेन ऑब्जेक्ट है ऑडिटिंग का। ओके देखो, ऑडिटिंग की अगर हम सिंपल बात करें तो क्या होता है कि बुक्स और अकाउंट्स को अच्छे से एग्जामिन करना कि वो प्रॉपर वे में रखे जा रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो आपने ये ध्यान रखना है ऑडिटिंग के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको हमने कितने पार्ट्स पे डिवाइड किया, 2 पार्ट्स पे हम डिवाइड करते हैं। एक तो जनरली अगर बात करूँ, एक मेन ऑब्जेक्ट या फिर प्राइमरी, और एक सेकेंडरी, यानी कि जिनको हम क्या बोलते हैं, जो ऑक्सिलियरी सेकेंडरी, ठीक है। तो देखो हम ऑप्शन पढ़ते हैं। मेन पूछा है यहाँ पे, पहला दिया हुआ है डिटेक्टिंग एरर्स, सेकंड है डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, थर्ड है प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, फिर आपको फोर्थ दिया हुआ है ऑब्टेनिंग नॉलेज अबाउट द करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस ऑफ अकाउंट्स। तो ध्यान रखना जो मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना हमारा ऑडिटिंग का, ये यही होता है कि जो हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उनका प्रॉपर नॉलेज, उनकी करेक्टनेस, फेयरनेस एंड ट्रूथफुलनेस का देखना, ठीक है। जो ये अब बाकी के तीनों है ना, डिटेक्टिंग एरर, डिटेक्टिंग फ्रॉड्स, प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स एंड एरर्स, ये हमारे सेकेंडरी में आएंगे, लेकिन मेन हमने देखना है ट्रू एंड फेयर व्यू में हम लोग अकाउंट्स को रख रहे हैं या नहीं, तो ये ध्यान रखनी है। ओके नेक्स्ट है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट मेजर डिसीजंस। आपको बताना है इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है अबाउट मेजर डिसीजंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपने, ये हमारा है टाइप्स ऑफ डिसीजन जो प्लानिंग के अंडर आते हैं बिजनेस मैनेजमेंट में। मेजर डिसीजंस होते हैं और माइनर डिसीजन होते हैं। तो हम देखते हैं कौन सा ट्रू नहीं है। देखिए, डिसीजंस विच हैव नो रूल्स एज गाइड्स, इसका मीनिंग समझिए। देखो कई डिसीजन ऐसे होते हैं जो रोज़ रोज़ हम नहीं लेते हैं, पहले से उनके लिए कोई रूल नहीं बना है, तो वो एक टाइप का आपका बहुत मेजर डिसीजन ही हुआ। ये बिल्कुल ट्रू हुआ कि पहले से कोई रूल नहीं बना हुआ जिसके लिए। उसके बाद है डिसीजन विच इफेक्ट ओनली वन फंक्शनल एरिया। अब यहाँ पे ये देखिए, अगर मेजर डिसीजन है, देखो फंक्शनल एरिया आपके बहुत सारे होते हैं, जैसे मार्केटिंग हो गया, प्रोडक्शन हो गया, और जैसे फिनेंसिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें आ जाती है। लेकिन अगर कोई डिसीजन सिर्फ वन फंक्शनल एरिया को इफ़ेक्ट कर रहा है तो वो हमारा किस में आ जाएगा, माइनर में आ जाएगा। तो ये मेजर के बारे में ट्रू नहीं है, तो हमारा आंसर यहाँ सेकंड आ जाएगा। ओके बाकी फिर भी हम थर्ड पर लेते हैं, जिनका लॉन्ग रेंज इम्पैक्ट, लॉन्ग टाइम तक जिनका हमें इम्पैक्ट पड़ने वाला है, तो वो भी हमारे किस में आ जाते हैं, मेजर डिसीजन में आ जाते हैं। तो हमें बताना था कौन सा ट्रू नहीं है, तो सेकंड वाला ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सिर्फ वन फंक्शनल एरिया को इफेक्ट कर रहा है। तो आपको पता होना चाहिए कि मेजर डिसीजंस क्या रहते हैं, माइनर डिसीजंस क्या रहते हैं, ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना। नेक्स्ट है टेंडेंसी ऑफ द इंटरव्यूअर टू जज ए कैंडिडेट बाय ओन एट्रीब्यूट। ओन एट्रीब्यूट मतलब इंटरव्यूअर के खुद के फीचर से, जो इंटरव्यू ले रहा है पर्सन, वो सामने वाले पर्सन यानी कि जो पर्सन इंटरव्यू दे रहा है उसको कैसे जज करता है, जो खुद के फीचर है। मान लो ए पर्सन है, वो इंटरव्यूअर है, इंटरव्यू ले रहा है, बी का ले रहा है। अब मान लो ए जो है वो क्या है, डिसऑनेस्ट है, ठीक है, मान लो वो ईमानदार नहीं है जो इंटरव्यू ले रहा है, तो वो क्या करेगा, उसको लगेगा जो बी पर्सन है ना वो भी डिसऑनेस्ट है। समझ रहे हो, यानी कि आपका जो खुद का एट्रीब्यूट है वही आप दूसरे में देखते हो, तो इसको हम बोलते हैं प्रोजेक्शन। आप लोगों ने ध्यान रखनी है, ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, टर्मिनोलॉजी आप लोगों के लिए जानना। तो अगर एक इंटरव्यू क्या कर रहा, इंटरव्यूअर या कोई पर्सन दूसरे कैंडिडेट को खुद के एट्रीब्यूट्स के अकॉर्डिंग जज कर रहा है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन बोला जाता है, ठीक है। बाकी के दोनों बता देती हूँ। देखो जेंडर बाइस तो आपको पता चल ही रहा होगा कि मेल और फीमेल, इनके रिगार्डिंग क्या है कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस इनमें देखा जाता है, तो ये हमारा तो जेंडर बाइस है, पार्शियलिटी आ गई, ठीक है, मेल और फीमेल के लिए। और स्टीरियोटाइपिंग क्या होता है, किसी पर्टिकुलर ग्रुप के बारे में, मान लो कोई ग्रुप है तो आप उस ग्रुप के हर एक मेंबर को वही ट्रीट कर रहे हैं। जैसे मान लो हम बात करें कि वुमेन के लिए ये स्टीरियोटाइपिंग है कि वुमेन वीक होती हैं, वो बेटर पोजीशन नहीं ले सकती हैं मैन से, इस टाइप से, यानी कि एक ग्रुप के अकॉर्डिंग हर एक पर्सन को जज करना। अब ज़रूरी थोड़ी नहीं है कि हर वुमेन ही वीक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। यानी कि कोई भी ऐसा बना हुआ है, जैसे अगर आप कोई भी कैटेगरी ले रहे हैं या किसी भी टाइप का ग्रुप ले रहे हैं, तो हर एक पर्सन को उसी ग्रुप के अकॉर्डिंग जज करना, तो ये हमारा क्या हो जाता है, स्टीरियोटाइपिंग हो जाता है। तो आपने इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा शुड नॉट बी यूज्ड। देखिए आपके स्टैटिस्टिक्स में एक टर्म आती है कलेक्शन ऑफ डाटा, ठीक है।
अब जब डाटा कलेक्ट किया जाता है तो उसका एक मेथड है, वन ऑफ देम इज़ डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन। नाम से पता चल रहा है कि डायरेक्टली पर्सनली उस पर्सन से मिल के डाटा को कलेक्ट किया जाता है। तो आपसे बोला जा रहा है कि कब इसे यूज़ नहीं करना चाहिए, शुड नॉट बी यूज्ड, आपको ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, फील्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज़ लिमिटेड। जब हमारा जो लिमिटेड है यानी कि स्मॉल एरिया कवर करना है हमने, तो इजी है, हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन यूज़ कर सकते हैं। इस केस में तो हमें बताना है नॉट, कहाँ पे नहीं करना चाहिए। उसके बाद है अ ग्रेटर डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी ऑफ डाटा इज़ रिक्वायर्ड। ओरिजिनलिटी मतलब अगर आप डायरेक्टली उसी पर्सन से डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो उसमें ओरिजिनलिटी तो होगी, तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड देखिए, इन्फॉर्मेशन इज़ टू बी कैप्ट सीक्रेट। जब इन्फॉर्मेशन को आपने सीक्रेट रखना हो, बिल्कुल देखो आप उस पर्सन से डायरेक्टली आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं तो ये सीक्रेट ही रहेगा, है ना। अब अगर कोई और पर्सन्स को इन्वॉल्व करते हैं तो ये सीक्रेट नहीं रहता है। तो ये तीनों की तीनों कंडीशंस ऐसी हैं जहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को। तो हमारा आंसर क्या आएगा, नन ऑफ दीज, क्योंकि इन तीनों में से ऐसा कुछ भी नहीं है जहाँ हमें ज़रूरत पड़े कि हम डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन को यूज़ ना करें। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अकाउंटेंसी बिगिंस वेयर बुक कीपिंग एंड्स। देखो समझिए इस चीज़ को, बुक कीपिंग में तो क्या होता है, बुक कीपिंग आपका स्टार्टिंग का होता है, जैसे आप जर्नल में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, लेजर में उनको आगे अकाउंट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जहाँ बुक कीपिंग ख़त्म होगी वहाँ अकाउंटेंसी स्टार्ट होती है। आप आगे आप प्रॉपर क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस वगैरह करते हैं, उसका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस वगैरह, ये सारा आपका सिस्टम चलता है, ठीक है। ट्रेडिंग, P&L, फिर बैलेंस शीट वगैरह, ये तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद है द वर्क ऑफ अकाउंटिंग बिगिंस वेयर द वर्क ऑफ ऑडिटिंग एंड्स। ये वाली चीज़ देखिए, क्या हमारी अकाउंटिंग पहले होती है और ऑडिटिंग बाद में? नो, ये चीज़ गलत दिया हुआ है। अकाउंटिंग होगी तभी तो बाद में ऑडिटिंग होगी, चेक करने के लिए कि ट्रू एंड फेयर व्यू है या नहीं। तो सेकेंड वाला गलत, ओके। उसके बाद इट इज़ नेसेसरी फॉर द अकाउंटेंट टू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग। देखिए अकाउंटेंट के लिए ज़रूरी नहीं है कि उसे ऑडिटिंग की नॉलेज हो, क्योंकि उसने अकाउंट्स मेंटेन करने हैं। लेकिन एक CA जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं उनके लिए ज़रूरी होता है ऑडिटिंग की नॉलेज होना, अकाउंटिंग की तो होनी ही चाहिए उनको। तो ये गलत है, ऐसा ज़रूरी नहीं है एक अकाउंटेंट के लिए कि उसको ऑडिटिंग की नॉलेज भी हो, तो ये भी गलत। तो आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो हमारा जो फर्स्ट वाला है ना, ओनली दैट इज़ ट्रू, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, फर्स्ट वन। नेक्स्ट है क्वेश्चन, व्हेन ए कंपनी ऑफर्स अ न्यू प्रोडक्ट इन द एग्जिस्टिंग मार्केट द स्ट्रेटेजी इज़ नोन एज। यानी कि आपको ना यहाँ पर बताना है कि अगर एग्जिस्टिंग ऑलरेडी जो मार्केट है उसमें आप नया प्रोडक्ट ला रहे हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, डाउन सेजिंग, मार्केट डेवलपमेंट या फिर डाइवर्सिफिकेशन बोला जाता है। आपको ये बताना है। तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ओके। फिर अगर आपको इस पर प्रॉब्लम आती है तो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए जानना, ओके। और अगर आप लोगों ने इससे पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको वो ज़रूर देखनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि अब आपका जो है देखो PGT एस्टेट PGT कॉमर्स का भी एग्ज़ाम आने वाला है और नेट कॉमर्स का तो है ही अभी आप लोगों का। तो आपने साथ के साथ ज़रूर करनी है और अपना बेस्ट देना है हमेशा, ठीक है। बिल्कुल देखो, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों के लिए बेटर रहता है, क्योंकि प्रैक्टिस से क्या बनते हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट बनते हैं, ठीक है। और इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बूस्टअप होता है। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया देन यू कैन सब्सक्राइब, ओके। और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, और जो पहले वाली वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक भी मैंने डाल दिया है। और पेपर 1 की वीडियोज़ भी डिस्कस की जा रही हैं जो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाली है, ओके। थैंक यू सो मच एंड कीप लर्निंग।